गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात। मैं अमित सर वत्सलाभाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछले पिछले तासिका में आपके 7th स्टैंडर्ड के हिंदी का भारतीय संस्कृति की झलक इस पाठ की हमने शुरुआत की थी। इसमें हमने देखा कि हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं एकता भी बसती है। जो इंसान हमारे देश के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो इस देश को, हमारे भारत को एक देश मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आगे वो कहते हैं लेखक कि पहली बात तो यह कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य मानवकृत विपदाओं के पढ़ने पर भी हमारी सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। मतलब बार बार हजारों सालों से हमारे देश पर प्राकृतिक विपदाएं आई हैं, साथ ही साथ मानव निर्मित विपदाएं भी आई है, लेकिन हमारी जो सोच है सृजनात्मक यानी नया नया निर्माण करने की जो हमारी शक्ति है, इसमें कोई भी कमियां नहीं आई। इतने सारे संकट हमारे ऊपर आते हैं, फिर भी हम उस संकटों से ऊपर निकलते हैं या एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में साम्राज्य बने, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि बहुत सारे राजा महाराजाओं ने हमारे देश पर आक्रमण किए और बहुत सारे साम्राज्य बने, राजा बने और मिट भी गए। साम्राज्य भी मिट गए और राजा भी मिट गए। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन यहाँ पे हुआ। मतलब बहुत सारी संस्कृति यहाँ पे नई लाई गई, यहाँ पे उनका नाश भी हुआ और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में नई निर्माण हुई, नष्ट हुई। यानी ये सारी चीज़ें हमारे देश में चलती आ रही थी। हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, पर हम पर प्रकृति ने भीषण प्रकोप और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही, हमारा जीवन और सृजनात्मक शक्ति बनी रही। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश पर बहुत सारे आक्रमण हुए, अनेक राजाओं ने हम पर राज किया, फिर वो साम्राज्य नष्ट भी हुए, राजा भी नष्ट हुए, यहाँ तक अंग्रेज़ों ने भी हमारे ऊपर 150 साल राज्य किया। लेकिन हमको पददलित करने का उन्होंने प्रयास किया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, साथ ही साथ मानव निर्मित के साथ साथ प्राकृतिक भी भीषण संकट हमारे ऊपर आए। लेकिन हमारी जो सृजनात्मक शक्ति है, क्रिएटिविटी है, जो हमारी नया सोचने की, नया निर्माण करने की जो ताकत है वो आज भी हमारी बनी हुई है। हमारी इस पावन भूमि में महान मनीषियों, योगी, क्रांतिकारियों ने भी जन्म लिया, जिनको संसार के किसी युग के अत्यंत उच्च आसन पर बैठाया जा सकता है। मतलब हमारे देश में इतने योगी पुरुष हुए, क्रांतिकारी पुरुष हुए, महान पुरुष हुए कि अगर पूरे विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर भी हम उनको बैठाएंगे, नेतृत्व उनको देंगे, तो भी वो कम होगा। इतना उनका महान कार्य हमारे देश में उन्होंने किया है। जहाँ हालातों के वशीभूत होकर यानी परिस्थिति के आगे झुककर संसार की सैकड़ों जातियाँ विलुप्त हुई यानी नष्ट हुई, बहुत सारी जातियाँ नष्ट हुई। जानवर से लेकर हम पहले के ज़माने में जैसे डायनासोर थे, उनकी प्रजातियाँ नष्ट हुई, विलुप्त हो गई। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें जो है चीज़ों का जन्म हुआ और वो विलुप्त हो गई यानी नष्ट भी हो गई। वहाँ भारतीय संस्कृति का अपना स्थायित्व आज भी कायम रहा है। इसका सीधा सा कारण हमारी सामूहिक चेतना, हमारा सामूहिक ज्ञान, हमारी सामूहिक जो संवेदना है एक दूसरे के प्रति, यही उसका एक कारण है। यह एक ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो कि पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्रों से भी गहरी, आकाश से भी अधिक व्यापक है। यह हमारा जो नैतिक आधार है, आधार पर टिकी हुई जो हमारी सामूहिक चेतना है, यह इतनी मजबूत है कि वो पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत है, समुद्रों से भी ज़्यादा गहरी और आकाश से भी ज़्यादा व्यापक और विशाल है। यदि हमें अपने समाज और देश में उन अन्यायों, अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी है,
उसके लिए हमें प्रयास करना है। यानी ये जो हमारी देश में या हमारे समाज में जो अन्याय और अत्याचार इसके पहले हुए हैं, अगर उनको फिर से उसकी पुनरावृत्ति हमें नहीं करना है, जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या सांस्कृतिक के आधार पर ही अपनी अर्थव्यवस्था का सूत्रपात करना होगा। यानी हमें वो सारी परिस्थिति फिर से उत्पन्न नहीं होने देनी है, साथ ही साथ इसके ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था, अपनी अर्थव्यवस्था को नया सृजन करना है, नया निर्माण करना है। इसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें सबसे पहले हमारा जो वैयक्तिक लाभ है, पर्सनल फ़ायदा जो है, और वैयक्तिक भोग की जो हमारे अंदर भावना निर्माण होती है, उसको त्याग कर हमें वैयक्तिक पर्सनल त्याग भी करना है, बलिदान भी देना है। सामाजिक कल्याण के बारे में सबसे पहले सोचना है, सबसे पहले उस चीज़ को, यानी समाज के कल्याण की भावना को प्रधानता देनी है, मुख्यता देनी है। ठीक ऐसी ही भावना का समावेश विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाना चाहिए। साइंस में भी इस तरह की भावना रखकर हमें हमारा विकास करना है। आज विज्ञान जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत और अतुलनीय काम कर रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है। इसका प्रयोग जहाँ एक और व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए हो रहा है, तो वही दूसरी ओर व्यक्ति और समूह के नाश का कारण भी बन रहा है। स्वार्थी तत्व यहाँ पे ये नाश कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से हम विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हासिल कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, यहाँ व्यक्ति और समाज का हम भला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए इसी विज्ञान का, इसी साइंस का समाज और व्यक्ति के विनाश के लिए भी उपयोग कर रहे हैं। और ये उनका स्वार्थी तत्व जो है, ये उसका कारण है। इसके बिना शक्ति, इसके लिए हमें अहिंसात्मक त्याग को प्रोत्साहित करना है, करके भोग भावना को दबाए रखना है। यानी खुद का जो पर्सनल स्वार्थ है उसको दूर रखकर समाज के हित के लिए कार्य करना है। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं हो सकती। यानी कोई भी ताकत पर नैतिक अंकुश होना ज़रूरी है। अगर ऐसा हम नहीं करते तो वो मानव के हित में साबित नहीं हो सकती, मानव के हित के लिए साबित नहीं हो सकती। ऐसा नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और इसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। आपको इस लेसन को आपके नोटबुक के एक पेज में लिखना है, साथ ही साथ कठिन शब्दार्थ भी लिखना है। इसके आगे इसके क्वेश्चन आंसर जो है प्रश्नोत्तर हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।